Hey, this is Chaya Maurya presenting chapter number 1, Crop Production and Management, Part 2. Part 1 link is in description. Please see. Adding manure and fertilizer. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer. ऐसे खाद, ऐसे पदार्थ जो हम ज़मीन में डालते हैं कि जो हमारे पेड़ पौधों को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करें, उसे हम मैनर एंड फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो न्यूट्रिशंस हमारे पेड़ पौधे के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो हमारे पेड़ पौधों की वृद्धि करता है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुझे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, आई सो हेल्थी क्रॉप्स ग्रोविंग इन अ फार्म। मैंने देखा था कि एक खेत में एक बहुत स्वस्थ पेड़ है और उसी के पड़ोस में इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वेयर वीक, वो बहुत कमज़ोर है पौधा। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स? क्यों कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं कि कुछ प्लांट्स से? तो अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो सोइल सप्लाइज द मिनरल न्यूट्रिशंस टू द क्रॉप प्लांट्स। जो ज़मीन होती है वो पेड़ पौधों को खनिज और न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है। एंड दिस न्यूट्रिशंस आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये जो न्यूट्रिशंस हैं ये हमारे प्लांट्स के वृद्धि के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं। इन द सर्टेन एरियाज, कुछ कुछ जगहों पर क्या होता है कि फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। जो किसान होते हैं हमारे, वो एक ही मैदान में एक प्लांट्स के बाद एक प्लांट्स, एक प्लांट्स के बाद एक प्लांट्स, मतलब लगातार वो प्लांट्स उगाते रहते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि हमारी फील्ड जो है दैट इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो। हमारी फील्ड कभी भी खाली नहीं रहती है। तो उसके कारण क्या होता है कि उसके अंदर जो न्यूट्रिशंस रहते हैं वो कम हो जाते हैं। द कंटिन्यूअस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिशंस। उसके कारण कंटिन्यूअस कल्टिवेशन के कारण हमारे ज़मीन के अंदर की जो न्यूट्रिशंस है वो कम हो जाती है। देयर फॉर फार्मर्स हैव टू एड मैनर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिशंस। तो किसान को क्या करना पड़ेगा? उसकी न्यूट्रिशंस को फिर से रिप्लेनिश करने के लिए, फिर से भरने के लिए उसमें खाद डालना पड़ेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैनरिंग। ये जो हमने खाद डालने की प्रक्रिया की थी उसे हम मैनरिंग कहते हैं। नाउ इम्प्रॉपर और इनसफिशियंट मैनरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट। जो अगर हम इसको पूर्ति उचित प्रमाण में नहीं डालते हैं तो इसके कारण हमारे जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए इसको निश्चित प्रमाण में डालना भी बहुत ज़रूरी है। नाउ मैनर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। आपको पता ही है कि खाद कैसे उत्पन्न होते हैं। तो जो हमारे जो पशु पक्षियाँ जो मरे हुए रहते हैं फिर सड़ जाते हैं, और कुछ सड़े हुए आपने पेड़ पौधे भी देखे होंगे, वो क्या होते हैं उसमें से विघटन की प्रक्रिया होती है और फिर उसमें से खाद बनता है। अब आप सोचेंगे कि ये विघटन की प्रक्रिया किससे होती है? तो ये विघटन की प्रक्रिया हमारे जो प्लांट्स के सबसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अर्थवर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो ये विघटन की प्रक्रिया करते हैं। और फिर इन विघटन की प्रक्रिया होने के कारण ज़मीन में न्यूट्रिशंस प्रोवाइड होता है, और ये न्यूट्रिशंस प्रोवाइड होने के कारण हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो वृद्धि करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन द पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलो इट टू डिकम्पोज। मतलब किसान क्या करते हैं, ये सड़े हुए पेड़ पौधे और पशुओं को खुला ही छोड़ देते हैं। फिर ये जो डिकम्पोजिशन है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है। एंड दिस डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैनर। ये हमारे जैविक खाद के रूप में उपयोग होता है। यू हैव लर्नड ऑलरेडी अबाउट द वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। क्या है वर्मी कंपोस्टिंग? तो वर्मी कंपोस्टिंग मतलब होता है कि हमारे जो अर्थ फॉर्म्स हैं वो यही विघटन करेंगे और ज़मीन को क्या देंगे? न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेंगे। ओके, जिसे हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू दी एक्टिविटीज़। तो ये एक्टिविटीज़ में क्या बोल रहा है? तो हमें 3 ग्लास लेने होंगे, उस पर मार्क करना है ग्लास ए, ग्लास बी एंड ग्लास सी। ग्लास ए में हम डालते हैं काउडंग, मतलब जो गाय के गोबर से हम जो खाद बनाते हैं वो। ग्लास बी में हम डालेंगे यूरिया, और ग्लास सी में हम डालेंगे कुछ भी नहीं डालेंगे। और तीनों में हमें बीज डालना है। उसके बाद बीज में हम किसका, का तो मूंग का बीज ले लेते हैं या तो फिर चने की बीज, ये डालेंगे। और इसमें हम थोड़ी सी मिट्टी, सॉइल मिक्स करेंगे, और फिर रोज़ इसे रेगुलर वाटर इसको सप्लाई करना है। और 7 से 10 दिन के लिए इसे हम कीप क्वाइट प्लेस पे रख देंगे, शांति जगह पे, जिससे मतलब कोई इसे उठा के फेंक ना दे। फिर अब इसके बाद एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के बारे में देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में हमें क्या देखना है कि डिड द प्लांट्स इन ऑल ग्लासेस ग्रो एट सेम पेस। मतलब सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो एक ही जैसे ग्रोथ कर रहे हैं, या तो फिर विच ग्लास शोड
बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, या तो फिर कोई ऐसी ग्लास है कि जो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है, बहुत अच्छी वृद्धि कर रही है, या तो फिर कोई एक ऐसा ग्लास है कि जिसमें बहुत फास्टेस्ट ग्रोथ हो रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है। देखते हैं अभी आगे। ना फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन द पर्टिकुलर न्यूट्रिशंस। फर्टिलाइजर्स क्या हैं कि वो एक केमिकल हैं कि जिसमें बहुत बहुत अमाउंट में न्यूट्रिशंस होते हैं, और पर्टिकुलर मतलब निश्चित न्यूट्रिशंस भी उसमें हमें मिलते हैं। हाउ आर दे डिफर फ्रॉम द मैनर, वो जो हमारे खाद होते हैं, जैविक खाद, उनसे कैसे अलग होते हैं, तो देखते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, जो उद्योग में उत्पन्न होते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। नाउ द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स। इसका जो उपयोग है वो हमें क्या करता है कि अच्छे से अच्छे फल देता है। इसलिए ये फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो गेहूँ की खेती में, पेडी मतलब धान की खेती में, मेज़ मतलब मक्के की खेती में। बट द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। अगर हम इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं तो ये हमारी ज़मीन को कम उपजाऊ बनाती है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये हमारे यहाँ पानी को प्रदूषित भी करती है। इसलिए हमें क्या करना होगा, इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल वी हैव टू सब्सटीट्यूट द फर्टिलाइजर विथ ऑर्गेनिक मैनर। हमें क्या करना होगा कि इसके बदले में हमें ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करना होगा, या तो फिर हमें जो मैदान है उसे छोड़ देना होगा। जब हम एक पेड़ उगाते हैं फिर दूसरा पेड़ उगाते हैं, लगातार जो पेड़ उगाते हैं उन लगातार पेड़ों के बीच में हमें कुछ समय देना होगा, जिसके कारण जो ज़मीन थी उसकी न्यूट्रिशंस बरकरार रहें। The use of manure improves the soil texture as well as it water retaining कैपेसिटी, मतलब वो हमारे ज़मीन की गुणवत्ता भी बढ़ाता है, और जो उसकी पानी की जो कैपेसिटी, क्षमता, जो पानी की अब्जॉर्ब करने की क्षमता है उसे भी बढ़ाता है। इसीलिए हमें जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। इट रिप्लेनिशेस दी सॉइल विद द न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड करता है, जिससे पेड़ पौधे की वृद्धि ज़्यादा होती है। अभी अनोदर मेथड जो हमने देखा था कि रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद द न्यूट्रिशंस इज थ्रू द क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप रोटेशन से भी आप कर सकते हैं। अभी क्रॉप रोटेशन क्या है वो देखते हैं। तो अर्लियर द फार्मर इन द नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो द लेज्यूम्स एज फूडर इन वन सीजन एंड वेट इन द नेक्स्ट सीजन। मतलब उसमें क्या होता है क्रॉप रोटेशन में कि आप एक मौसम में आप कोई एक प्रकार के पौधे उगाएंगे, फिर दूसरे मौसम में आप कोई अलग प्रकार के पौधे उगाते हैं, और तीसरे मौसम में कोई अलग प्रकार के पौधे उगाते हैं। अलग अलग प्रकार के पौधे उगाने से जो ज़मीन की जो न्यूट्रिशंस है वो बरकरार रहती हैं। अभी इसमें एग्जाम्पल के रूप में दिया है कि नॉर्दर्न इंडिया में एक मौसम में हम लेज्यूम्स प्लांट उगाते हैं। मतलब लेज्यूम्स प्लांट मतलब क्या होता है कि जो फलेदार हमारे पेड़ पौधे होते हैं, वो फलेदार पेड़ पौधों में हमारे मटर की खेती होती है, और नेक्स्ट सीज़न उसके दूसरे ही महीने में हम गेहूं की खेती करते हैं, और फिर तीसरे महीने में हम कोई अलग खेती करते हैं। तो ऐसे हर मौसम के हिसाब से हमें अलग अलग खेती करनी चाहिए, तो जिससे हमारे ज़मीन की जो गुणवत्ता है वो भी बरकरार रहती है, और जो उसकी न्यूट्रिशंस हैं वो भी बरकरार रहती हैं। Now, in the previous classes, you have learned about the rhizorium bacteria. These are present in the nodules of the root of the leguminous plant. They fix the atmospheric nitrogen. क्या है, तो जैसे हमने पिछली कक्षा में ही पढ़ा था कि राइजोरियम बैक्टीरिया होता है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो वो हमारे रूट्स ऑफ द लेज्यूमिनस प्लांट, जो फलदार वृक्ष थे, जैसे मटर का पेड़ मैंने जो एग्जांपल में आपको बताया था, उसके मूल में प्रेजेंट होता है। और वो क्या करता है कि जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन रहता है, वातावरण के जो नाइट्रोजन रहता है उसको फिक्स करता है ज़मीन में। अभी हम आगे देखेंगे कि इसमें डिफरेंस दिया हुआ है फर्टिलाइज़र और मैनर के बीच में। तो चलो देखते हैं कि क्या है फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, अजैविक पदार्थ है, मनुष्य ने ही बनाया है, मानव निर्मित अजैविक है। अब मैनर में देखेंगे तो मैनर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पशु प्राणी के जो गोबर होते हैं उसमें से बनता है, और जो प्लांट्स और एनिमल्स के सड़ जाने से जो खाद बनते हैं उसे हम जैविक खाद बोलते हैं।
नाउ फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, जो उद्योग में बनाया जाता है। मैनर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, जो मैदान में बनाए जाते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, जो फर्टिलाइजर है वो हमारी ज़मीन को कोई भी किसी भी प्रकार की नमी नहीं प्रोवाइड करती है, जबकि मैनर जो है वो हमें बहुत सारी नमी देती है हमारी ज़मीन को। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिशंस लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, जबकि मैनर में न्यूट्रिशंस की संख्या बहुत कम होती है। लेकिन फर्टिलाइज़र्स के बहुत सारे नुकसान भी हैं जो हमने देखे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो वाटर पोल्यूशन करता है और ज़मीन की जो गुणवत्ता है उसे भी कम करता है, इसलिए हमें फर्टिलाइज़र्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। नाउ हियर इज़ गिविंग द एडवांटेज ऑफ मैनर, तो एडवांटेज क्या है, क्यों हमें मैनर का ही उपयोग करना चाहिए, तो देखते हैं। इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, वो क्या करता है, जो ज़मीन की जो पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, वो बढ़ाता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस, वो क्या करता है, ज़मीन को छिद्रालु बनाता है। ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी, जब ज़मीन हमारी छिद्रालु हो जाएगी तो उसमें से जो गैस का जो अवर जवर है, जो गैस अंदर आती है बाहर जाती है, वो फास्ट होने लगती है और जिसके कारण प्लांट्स की वृद्धि भी बहुत तेज़ होती है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, मैंने आपको बताया था कि बेस्ट फ्रेंड कौन है प्लांट्स के, अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स, तो वो उनके नंबर बढ़ाएगा और जैसे ही फ्रेंड्स के नंबर बढ़ेंगे तो प्लांट्स की वृद्धि भी ज़्यादा होगी। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, वो क्या करता है, ज़मीन की गुणवत्ता भी बढ़ाता है, इसीलिए मैनर हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इरिगेशन, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लाइव, सारे जीव जंतुओं को सबको पानी की बहुत आवश्यकता होती है जीने के लिए। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पानी जरूरी है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स, जो मूल होते हैं वहाँ से पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। अलोंग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो ऑब्जॉर्व, सिर्फ पानी के साथ सिर्फ पानी ही नहीं आता, पर खनिज और जो फर्टिलाइजर्स जो हम जमीन में ऐड करते हैं वो भी एब्जॉर्ब्स होते हैं, इसलिए हमारे जो प्लांट्स है, पेड़ पौधों की वृद्धि जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और जो पेड़ पौधों की वृद्धि जो है वो 90% पानी से इसीलिए होती है, क्योंकि पानी क्या करता है, अपने साथ खनिज भी लेके आता है और साथ में जो अंदर जो जमीन के अंदर जो न्यूट्रिशंस रहते हैं वो भी लेके आता है। वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन, जो बीज का जो अंकुरण का समय जो है वो सूखे में नहीं हो सकता, ड्राई कंडीशन में नहीं हो सकता, इसीलिए पानी डालना सबसे ज़रूरी है। न्यूट्रिशंस डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, जो न्यूट्रिशंस है वो प्लांट्स के हर एक पार्ट्स में किससे जाता है, ट्रांसपोर्ट किससे होता है, तो वाटर के माध्यम से होता है, बराबर। फिर क्या होता है कि टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम द फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स, मतलब गर्म और ठंडी हवाओं से हमें क्रॉप्स को बचाने के लिए भी जरूरी है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सोइल, जमीन की नमी बनाने के लिए भी पानी बहुत जरूरी है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड द इरिगेशन, पानी की नियमित रूप से पानी की सप्लाई जो है उसे हम इरिगेशन की प्रोसेस करते हैं, और जो सबसे ज़रूरी प्रोसेस होती है। नाउ द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, जो टाइम है कितने समय तक के लिए देना है, कितनी बार देना है दिन में, वो हर पेड़ पौधे से लेके वो अलग अलग होती है, जमीन से जमीन अलग होती है, और मौसम से के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे कि गर्मी में हमें सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, क्यों, क्योंकि इवापोरेशन होता है, जमीन के ऊपर जो पानी रहता है और जो पत्तों के ऊपर जो पानी रहता है वहाँ से वो जल्दी इवापोरेट हो जाता है, क्योंकि सन का टेम्परेचर वेरी हाई रहता है, और हाई टेम्परेचर में जब पानी का इवापोरेशन बाष्पीभवन हो जाता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो यहीं पर बूझू को एक ख्याल आता है कि वो गए साल गर्मी में जो पेड़ उगाया था उसमें उसने पानी कम डाला, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा इवापोरेशन हुआ और फिर से वो पानी डालना भूल गया, तो उसके जो पेड़ पौधे थे वो सूख गए और फिर लास्ट में वो मर गए। इसीलिए उसने ये डिसाइड किया है कि अब वो अगले साल से ज़्यादा पानी डालेगा। नाउ सोर्स ऑफ इरिगेशन, द सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, मतलब कुएं हो जाते हैं, फिर ट्यूबवेल जो आप नल का बोलते हैं, बराबर, नल में से जो पानी निकलते हैं, फिर पॉन्ड्स हो गए, लैक्स, झील, रिवर्स, नदी, डैम्स पता है आपको, कैनाल्स, नहर पता है आपको,
ये सब जगह से हमें इरिगेशन सिंचाई के लिए हमें पानी मिलता है। चलिए ये देखिए, ये रहा, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है मोट का। अभी हम ये देखते हैं व्हाट इज दैट मोट। तो इसमें सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड है। ये ट्रेडिशनल मेथड में 4 मेथड होते हैं। उसमें कौन कौन सी मेथड है हमारे पास? मोट दैट इज योर अवर पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली एंड राहत दैट इज अगेन रिवर सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं मोट। मोट में क्या होता है? पुली सिस्टम यूज होता है। पहले हम देख लेते हैं, ये हमने जैसे फिगर में देखा है, फर्स्ट फिगर मोट। तो मोट में है कि यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे एक पुली बंधा हुआ है, यहाँ से एक रस्सी लगी हुई है जो साइड में एक पंप के द्वारा लगी होगी। तो वहां से क्या होता है, पंप के द्वारा ये रस्सी जब खिंचाती है तो अंदर से कुएं में से, या तो फिर आप बोल्स से भी ये रस्सी बांध सकते हैं कि कोई बैलगाड़ी उसको खींचे, या तो फिर कोई भारी वस्तु लगा दी कि जिससे ये पानी जो है वो कुएं के अंदर से खिंचानी चाहिए। आप मोटर के द्वारा भी कर सकते हैं, बैलगाड़ी के द्वारा भी कर सकते हैं। फिर जब ये अंदर से पानी जब खिंचाता है, तब ये जो यहाँ पे फार्मर है वो पानी को लेता है और वो पेड़ पौधों को सप्लाई कर देता है। मोट सिस्टम पता चल गया। ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं राउंड राउंड का, वो है पुली सिस्टम का व्हील। नाउ अब हम आते हैं चेन पंप। सेकेंड वन इज अवर चेन पंप। चलिए देखते हैं चेन पंप में क्या है। ये रहा हमारा चेन पंप। तो चेन पंप में क्या है, हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक साइड पर व्हील दिया हुआ है और यहाँ पे एक रस्सी लगी हुई है। तो इसमें क्या होता है कि चेन पंप में व्हील जो है वो हमारा पंप के द्वारा बार बार घूमता रहता है। तो वो क्या करेगा, अंदर से पानी लेके आएगा और फिर बाद में वो दे देगा हमें। जो नल है, पाइप लगी हुई है यहाँ पे साइड में, वो पाइप में से वो हमें पानी दे देगा। तो इसे इसमें यहाँ पे एक चेन लगी हुई है, इसलिए इसका नाम चेन है। और मोटर पंप के सहायता से वो नीचे से पानी लेता है, इसलिए हम इसका नाम दिए हैं चेन पंप। नाउ थर्ड वन इज अवर ढेकली सिस्टम। ढेकली सिस्टम में क्या है, तो हम यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक बड़ी सी लकड़ी है और लकड़ी के एंड में हमने बहुत भारी वजन का कुछ गठरा सामान बांध दिया है। तो ये क्या करेगा, और एक एक कॉर्नर पे हमने बाल्टी भर दी है। बाल्टी पानी हुई भरी हुई हमने एक लटका दी है। अब जब ये बहुत भारी वजन वाला सामान जब हम डालते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है कि ये हमारे पानी को नीचे, जो अंदर, जब नीचे कुएं के अंदर जब पानी भरा जाएगा तो ये सिस्टम को उठाने के लिए हेल्पफुल करता है। और जब हम इसमें से रिलीज कर देंगे, यहाँ से जहाँ से जैसे हमने यहाँ से एक एंड पर से ये वजन जो है इसको निकाल दिया, तो ये जो हमारे बाल्टी भरी हुई जो पानी है वो डायरेक्ट नीचे चली जाएगी कुएं में। मतलब ये हमारे एक झूले की तरफ वर्क करता है। आपने एक ऐसा झूला देखा हुआ कि आप एक साइड पे बैठते हैं तो एक साइड का पार्ट जो है वो ऊपर उठ जाता है, फिर आप अगर अनदर साइड पे बैठते हैं तो अनदर साइड का जो पार्ट है वो नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है। ये बस इसी टाइप का सिस्टम जो है वो यहाँ पे हेल्पफुल है। this is the system of Dhakli. Now we are coming on to the राहत, that is what our राहत is what लीवर सिस्टम। तो ये लीवर सिस्टम में क्या है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं एक व्हील लगा हुआ है और व्हील के साइड में एक पाइप जॉइंट हुई है और यहाँ पे एक पंप है। तो इधर क्या है, ये यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, पंप नहीं बोल सकते हम, इधर एक लकड़ी लगी हुई है और ये लकड़ी को आप देख रहे हैं, वो बुल्स जो है वो उसको रोटेट करेगा बराबर। ये जो बुल्स है उसको राउंड राउंड रोटेट करेगा बार बार। जब रोटेट करेगा तो यहाँ से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण ये व्हील्स जो है वो मूव करेगा। और फिर जब ये व्हील्स मूव करेगा तो वो नीचे से पानी को लेके आएगा ऊपर तक, और उसके बाद अगर हमें पानी दे देगा। फिर अगर ये पानी को हमें किसी के थ्रू, अगर नली के थ्रू यूज़ करनी है तो हम डायरेक्ट नली में इसको डाल सकते हैं और फिर वो हमारे फार्म में लेके जाएगा, खेत में लेके जाएगा। या तो फिर डायरेक्टली अगर डायरेक्ट फार्म में लेके जाना हो तो डायरेक्ट फार्म में लेके जा सकते हैं। ये सब है, पर ये सब मैनुअल वर्क है जिसमें हमारे बहुत सारी हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम देखते हैं पंप्स। तो पंप जो होता है वो लिफ्टिंग वाटर के लिए, पानी को उठाने के लिए हेल्पफुल होता है। जो हम बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, ये सब के हेल्पफुल से हम पंप का यूज़ कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या है। तो मॉडर्न मेथड से जिसमें स्प्रिंकल सिस्टम है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या है कि एक यहाँ पे आप देख रहे हैं ज़मीन के परपेंडिकुलर एक पाइप लगी हुई है, यहाँ पे एक एंड पर यहाँ पे मोटर लगा हुआ है बराबर। फिर ये क्या करेगा कि इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत बहुत दूरी दूरी पर आप देख रहे हैं कि 7 से 8 पाइपें लगी हुई हैं और सब में फुहारे की तरह ये पानी छोड़ रहा है बराबर, जिससे पेड़ पौधों को पानी मिल जा रही है। सफिशिएंट प्रमाण में सबको पेड़ पौधों को पानी मिल जाती है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग द रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप एंड आर जॉइंट टू मेन द पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। थोड़ी थोड़ी दूरी पे बहुत सारी पाइपलाइंस लगी हुई हैं जिसमें से फुहारे की तरह पानी निकलता है।
The sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops. जो स्प्रिंकलर है वो कहाँ पे हमें यूज करता है, तो कॉफी, जहाँ पे कॉफी के पेड़ों की वृद्धि होती है वहां पे ये बहुत ज्यादातर यूज होता है। फिर हम ड्रिप सिस्टम की बात करते हैं, तो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, सो इट इज कॉल्ड द ड्रिप सिस्टम। मतलब जो हम यहाँ से जो पानी जो निकलती है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप एक एक बूंद बूंद पानी निकलती है। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग हम वहाँ पे करते हैं कि जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा तंगी हो, बहुत ज़्यादा कमी हो, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे, जिससे वाटर का पानी का संरक्षण भी होता है और पेड़ों को पानी भी मिल जाता है। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू दी प्रोटेक्शन फ्रॉम विड्स। देखते हैं विड्स मतलब खरपतवार, खरपतवार से बचाव कैसे करें। तो इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप्स एंड दीज आर अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड द विड्स। क्या बोल रहे हैं कि मैदान में पेड़ पौधों की जब हम वृद्धि करते हैं तो उसके साथ कुछ बिन जरूरियात अनुपयोगी पेड़ों की भी वृद्धि होती है, जिन्हें काटना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो सनलाइट का यूज़ करेंगे, फिर वो न्यूट्रिशंस का यूज़ करेंगे, फिर वो वाटर का यूज़ करेंगे, हमारा प्लेस भी ले लेंगे, तो जिसके कारण और वो क्या करेंगे, जो हमारे पेड़ हैं, जो हमने पेड़ उगाने के लिए रखे हैं, उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसीलिए ऐसे खरपतवार को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखते हैं इसका रिमूवल हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड द वीडिंग। इसका जो हम निकाल करते हैं खरपतवार का, इसको हम वीडिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो वीड्स है वो हमारा वाटर, न्यूट्रिशन, स्पेस और लाइट ये सब कुछ ले लेते हैं। अब यहाँ पे ऐसा भी लिखा हुआ है कि दैट मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये जो खरपतवार जो होते हैं वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, पशु और मनुष्य दोनों के लिए ये जहर का भी काम करते हैं, इसलिए ये निकालना और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। नाउ द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल, सबसे अच्छा समय कब है कि हम जब इसका निकाल करें, तो जब इसमें से फूल और बीज निकलते हैं उसके पहले ही हमें इसका निकाल कर देना चाहिए। अब हम इसका निकाल कैसे करेंगे, का तो हम खुरपी की मदद से या तो फिर सीड ड्रिल। चलिए देखते हैं सीड ड्रिल्स क्या है। तो सीड ड्रिल्स एक मशीन है जिसके कारण हम जो अपरूट विड्स रहते हैं उसको हम निकाल देते हैं। नाउ विड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, केमिकल से भी ये कंट्रोल हो सकते हैं, जिसको वेडिसाइड्स बोलते हैं। अभी ये वेडिसाइड्स का छिड़काव जो रहता है वो स्प्रे के द्वारा किया जाता है, बराबर। फिर वो क्या करता है, वो विड्स को मार डालता है। लेकिन हमें फिर से एक बात याद रखनी है कि हम ये केमिकल सब्सटेंस का छिड़काव कब करेंगे, जब उसमें से फ्लावरिंग और बीज निकलना चालू होएगा, उसके पहले ही हमें इसके ऊपर छिड़काव कर देना है। पर ये हमारे पेड़ पौधों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, पर ये जो छिड़काव कर रहा है, जो किसान इसका छिड़काव करता है, उसके लिए ये बहुत ही हानिकारक होता है, उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए एक सावधानी रखनी जरूरी है, दैट दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ। उनको नाक और मुंह को एक कपड़े की मदद से ढकना चाहिए, बराबर। नाउ हार्वेस्टिंग, दैट मीन्स व्हाट, कटाई। तो कटाई जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है। तो कटाई हम कैसे करते हैं, द कटिंग ऑफ द क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैनर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जो हम कटिंग करते हैं क्रॉप्स की, इसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। यूजुअली इसको ये 3 से 4 महीने के बाद कटिंग का समय आता है। दिस इज डन मैन्युअली बाई सीकल और बाई ए मशीन कॉल्ड दी हार्वेस्टर। मतलब ये सीकल, मैन्युअली सीकल से भी हम कर सकते हैं, और मशीन के द्वारा अगर हम करते हैं तो उसमें हम हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं। नाउ इन दी हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। जो ग्रेन, हमारा जो अनाज है, उसको हमें निकालना अलग करना पड़ता है फ्रॉम दी चाफ। चाफ मतलब भूसा होता है, भूसा और अनाज दोनों को अलग करना पड़ता है, और इस प्रक्रिया को हम थ्रेसिंग प्रक्रिया बोलते हैं। And this is carried out with the help of the machine called the combine, which is in fact of the harvester as well as thresher। मतलब ये सारी जो प्रक्रिया है हम इसे हार्वेस्टर या तो फिर थ्रेसर की मदद से हम कर सकते हैं। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये कंबाइन मशीन है, जिससे हम क्या करते हैं, हमारे जो अनाज और जो भूसे हैं उन दोनों को हम अलग करने की प्रक्रिया है ये यहाँ पे। फिर हम आते हैं फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ द लैंड डू द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन एंड चाफ बाय द विनोविंग। विनोविंग प्रक्रिया के द्वारा भी वो क्या करते हैं कि सेपरेशन करते हैं ग्रेन और चाफ का। मतलब ग्रेन मतलब आपको पता है अनाज, और चाफ मैंने आपको बताया था कि भूसा, ये दोनों को अलग करना है। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू दी हार्वेस्ट
फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब क्या कि ऐसे बहुत सारे त्योहार हमारे भारत में मनाए जाते हैं जिस समय हम कटाई करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से त्योहार हैं कि जिस समय कटाई का महीना आता है। तो दैट इज अवर स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या एंड बिहू। ये हमारे स्पेशल फेस्टिवल हैं कि जिस टाइम पे हमारे खेती में कटाई का मौसम चलता है। होली, दिवाली दैट इज द मोस्ट ऑफ द फेमस फेस्टिवल ऑफ द इंडिया कि जिस टाइम पे होली और दिवाली में कटाई का सीजन चलता है। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी कैप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, अगर हम इसे लंबे समय तक रखते हैं, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, तो उसे हमें मॉइस्चर भिनाश से हमें उसको सेफ बचाना पड़ेगा, इंसेक्ट जंतुओं से बचाना पड़ेगा, रैट्स चूहों से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना पड़ेगा। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, जो हमने हार्वेस्टेड जिसमें हमने कटाई किए हुए जितने भी अनाज हैं उसमें सबसे ज़्यादा मॉइस्चर, सबसे ज़्यादा भिनास होती है, और जितनी ज़्यादा भिनास होएगी उतनी ही जल्दी उसमें इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब आएंगे और उसको ख़राब कर देंगे। इसलिए हमें उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है कि पहले उसे हमें सनलाइट में ड्राइड करना चाहिए। बिफोर अगर हम उसको सनलाइट में ड्राइड नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए उसे सनलाइट में ड्राइड करना, प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर को रिड्यूस करेंगे, सनलाइट में ड्राइड करेंगे और उसके बाद हम उसको स्टोरेज करेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू दी, अभी इसमें है कि स्टोरेज के लिए क्या क्या है। तो फार्मर स्टोर, अब हमने उसका स्टोरेज के लिए तो हमने देख लिया कि उसको हम ड्राइड कर लिए, लेकिन ड्राइड करने के बाद अब हम उसको कहाँ पे स्टोर करेंगे। तो उसके लिए जूट बैग है, मतलब जूट का थैला आता है उसमें करते हैं। मेटालिक बीन्स है, मतलब धातु के भी थैले होते हैं, उसमें हम रख सकते हैं। या तो फिर है कि अगर लार्ज स्केल में बहुत लंबे प्रमाण में है आपके पास स्टोरेज अनाज के संग्रहण के लिए, तो आपको सिलोइज एंड ग्रेनियर्स यूज़ करना पड़ेगा। सिलोइज एंड ग्रेनियर्स में होता है कि सिलोइज और अन्न भंडार होते हैं कि जिसमें आप इनका संग्रह कर सकते हो। एंड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द पेस्ट, मतलब जैसे कि एनिमल्स, पशुओं से, जो चूहे हैं और जीव जंतु हैं, ये सबसे बचाने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा कि अन्न संग्रहण में आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा। ड्राइड नीम लीव्स, मतलब सूखे नीम के पत्ते होते हैं, वो भी यूज़ करते हैं फॉर द स्टोरिंग ऑफ फूड ग्रेन्स एट होम। घर पे अनाज को संग्रहण करने के लिए सूखे नीम के पत्ते का भी उपयोग किया जाता है ना। एंड द प्रोसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स। ये अब हमारे हैं food from animals. Now we are coming on to the food from animals. The process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. तो ये जो क्रॉप प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, जैसे उसमें हमें सिलेक्शन ऑफ सीड्स, मतलब बीज का सिलेक्शन करना पड़ेगा कि कौन सा बीज हमें चाहिए, फिर उसको सोविंग मतलब बोना पड़ेगा एक्सेट्रा ना। सिमिलरली एनिमल्स reared at home or in the farms have to be provided with proper food, shelter and care. हम बहुत सारे पशुओं का भी संग्रह करते हैं खेत, फार्म्स में, खेत में, फिर उनको हम प्रॉपर आहार प्रोवाइड करते हैं, आवास, शेल्टर, आवास भी देते हैं और उनकी प्रॉपर केयर भी करते हैं। और ये जो एनिमल्स को जो हम अपने फार्म्स में रखते हैं, तो ये सारी प्रोसीजर को हम एनिमल हस्बेंड्री भी कहते हैं कि एनिमल्स को हम अपने घर पे रखते हैं, उस प्रक्रिया को एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, जो मछली है वो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। वी गेट कोड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश, हमें मछलियों में से क्या मिलता है, कोड लीवर ऑयल। एंड विच इज़ रिच इन विटामिन डी, जिसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण में क्या होता है, विटामिन डी होता है। साइज ऑफ दिस चैप्टर आर गिवन इन पार्ट 3, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स।